कमला सदन के बड़े से हॉल में किसी बात पर गंभीर चर्चा हो रही थी। अयांश की शादी को बस अब 1 महीना ही बाकी है। मैं सोच रही थी अब हमें सारे मनमुटाव भूलकर गौरी को भी शादी में बुलाना चाहिए। आखिर छोटी बुआ है वो अयांश की। उसकी बड़ी बुआ तो आ रही है ना शादी में, वही काफी है। कोई जरूरत नहीं है गौरी और उसके फटीचर पति को बुलाने की। माँ जी सही कह रही है जी। सब हमें पूछते रहते हैं कि तुम्हारी छोटी ननद क्यों नहीं आती। शादी में तो सभी उनके बारे में पूछ पूछ कर हमें हैरान कर देंगे। भैया अभी तो हमें उन्हें शादी में बुला लेना चाहिए, फिर बात का बाद में देखा जाएगा। अयांश के ससुराल वाले भी तो उनके बारे में पूछेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे। गौरी गौरव और रोहित की छोटी बहन थी, जिसने परिवार के खिलाफ जाकर एक गरीब लड़के से शादी की थी। तभी से परिवार के हर सदस्य ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। आज सबके कहने पर गौरव उसे शादी में बुलाने के लिए राजी हो जाता है। बुला लो उसे भी शादी में, लेकिन मैं फोन नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, मैं ही उसे फोन करके बुला लूंगी। तू मान गया, यही बहुत है। कमला गौरी को फोन करती है। पिछले 10 सालों से मायके आने के लिए तरस रही गौरी खुशी खुशी आने के लिए तैयार हो जाती है और शादी के 10 दिन पहले ही अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती है। रोहित, आज गौरी आने वाली है। तुम दोनों भाइयों में से कोई उसे लेने स्टेशन चले जाना। शादी के 10 काम सिर पर पड़े हैं मम्मी, ना तो मुझे समय है ना ही भैया को, वो खुद ही अपने आप आ जाएगी। वैसे भी इतनी गर्मी में जनरल बॉगी में बैठकर आएगी तो पसीने से लथपथ उसे और उसके बच्चों को देखकर दिमाग और खराब हो जाएगा। कमला चुप हो जाती है। गौरी को लेने कोई नहीं जाता और वो अकेले ही अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है। घर पहुंचकर गौरी दरवाजे की बेल बजाती है। अब देखना सब कितनी खुशी से हमारा स्वागत करते हैं। पूरे 10 साल बाद आ रही हूँ मैं अपने मायके। फिर से बेल बजाती है। दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लग रहा है? 2-3 बार बेल बजाने के बाद अलसाई हुई सी माधुरी दरवाजा खोलती है। गौरी लपक कर उसे गले लगने की कोशिश करती है, लेकिन माधुरी उसे झिड़क देती है। भाभी, मैंने आप सबको बहुत मिस किया। कैसे हैं आप सब? सब ठीक है, तुम सामान लेकर अंदर आ जाओ। सालों के बाद मायके आकर इतना रूखा स्वागत होगा, गौरी ने सोचा नहीं था। वो चुपचाप अपना सामान उठाकर अंदर आती है और हॉल में बैठ जाती है। माधुरी फिर से अपने कमरे में सोने चली जाती है। हॉल में अब केवल गौरी और उसके बच्चे रह जाते हैं। बच्चों, हम ना नानी जी के कमरे में चलते हैं। तुम लोग पहली बार नानी से मिलोगे ना। गौरी बच्चों को लेकर माँ के कमरे में आती है। कमला दवाई लेकर गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए गौरी उन्हें जगाती नहीं। तभी कविता कमरे में आती है और नाराजगी से कहती है, अरे बच्चे तो बिना शूज उतारे ही अंदर आ गए। आपने इन्हें कहना चाहिए था ना दीदी। मम्मी जी तो अब 1 घंटे बाद उठेगी, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। बल्कि आप लोग नहा लीजिए, जनरल डिब्बे में कितनी उमस होती होगी। अरे एक्साइटमेंट में मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग नहा लेते हैं, तब तक तुम खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। गौरी और बच्चे कमला के कमरे में ही तैयार हो जाते हैं और डाइनिंग रूम में आते हैं। कविता टेबल पर एक सब्जी, थोड़ी दाल और 5 रोटियां रखकर चली जाती है। भाभी इतना सा खाना रखकर चली गई, वो भी ठंडा। ये क्या तरीका है भाई? गौरी भूख ना होने का बहाना बना देती है और दोनों बच्चों को खाना खिला देती है। थोड़ी देर बाद कमला उठकर आती है और दोनों बच्चों और गौरी को बहुत प्यार करती है। गौरी अपने साथ लाए नमकीन और मिठाई कमला को देती है। थोड़ी देर बाद रोहित और गौरव आते हैं तो गौरी जल्दी से उठकर उनके पास जाती है। आपने अयांश की शादी में मुझे बुलाया, बहुत खुशी हुई भैया। ये दोनों आपके भांजे सनी और विकी हैं। दोनों बच्चे तुरंत उठकर सबके पैर पड़ते हैं। हाँ ठीक है। गौरी, ये मिठाई लाई है बेटा, खाकर देखो। मिठाई के डिब्बे को देखकर लग रहा है ये बहुत बड़ी दुकान की मिठाई है। राजीव की तो पूरी सैलरी इस मिठाई को खरीदने में ही चली गई होगी ना। रोहित की बात पर सब हंसते हैं और गौरी शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन कुछ कहकर वो माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। हॉल में सब बैठे होते हैं, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। सब शादी के हिसाब किताब के डिस्कशन में व्यस्त हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद बिना कुछ कहे वहां से चले भी जाते हैं। लगता है अब तक इनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई। मैं भी गिले शिकवे नहीं करूंगी। मेरी वजह से शादी का माहौल ना बिगड़े, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। आखिर मेरे प्यारे भांजे की शादी जो है। गौरी इमोशनल हो जाती है। वो माधुरी के कमरे में जाकर कहती है, भाभी मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, मैं खाली ही तो बैठी हूँ। हाँ कह दूंगी। कविता, कल सुबह मनीषा दीदी आने वाली है,
तुम रात को याद से दाल भिगो कर रख देना। उन्हें और जीजा जी को दही बड़े बहुत पसंद है ना। कल नाश्ता और खाना स्पेशली बनना चाहिए। हाँ भाभी, ये भी कोई कहने वाली बात है। मनीषा दीदी और जीजा जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत तो शानदार होना ही चाहिए। गौरी, तुम ऐसा करो, ये जो साड़ियों का बंडल है ले जाकर मम्मी जी के कमरे में रख दो, और हॉल में चाय के कप, ग्लास, प्लेट्स वगैरह होंगे, उन्हें समेट कर धोकर रख दो। गौरी को थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे काम कर देती है। अगले दिन सुबह से ही घर में धूम मच जाती है। मनीषा की ट्रेन का समय हो गया है, कौन जा रहा है उसे लेने? हम दोनों भाई जा रहे हैं मम्मी। आखिर हमारी प्यारी बहन और जीजा जी जो आ रहे हैं। भैया मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप आ जाइए। माधुरी, नाश्ते की सब तैयारी अच्छे से हो गई है ना? मनीषा और गौतम जी के आओ भगत में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल हो गई है। अब बस आप जल्दी जाइए और दीदी को लेकर आइए, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनका। सबकी खुशी देखकर गौरी भी खुश हो जाती है, लेकिन अपना रूखा स्वागत याद करके उसे दुख होता है। थोड़ी देर में मनीषा, गौतम और उनके दोनों बच्चे आ जाते हैं। अरे रुको भाई, पहले दीदी जीजा जी की आरती तो उतार ले। माधुरी और कविता आरती उतारकर मनीषा और उसके परिवार का स्वागत करती हैं। घर के सब बच्चे बड़े जोश में आ जाते हैं और माहौल की रंगत ही बदल जाती है। अब लग रहा है शादी का घर। मनीषा, तेरे आने से तो घर में रौनक ही आ गई है। तभी मनीषा की नजर कोने में खड़ी गौरी पर जाती है और उसका मुंह बन जाता है। तुम भी आई हो क्या? अकेले आई हो या आपने उस गरीब पति को भी साथ लाई हो? नहीं नहीं, उन्हें काम था इसलिए नहीं आए। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। गौरी जैसे ही पानी लाने के लिए किचन में जाती है, रोहित धीरे से तंज कसता है। अभी सभी शहरों में नई सड़क बन रही है ना, कहीं पर काम कर रहा होगा मजदूर बन के। सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और किचन से पानी की ट्रे लेकर आ रही गौरी ये सुन लेती है। उस दिन पूरा समय सब मनीषा को घेरे हुए रहते हैं। वो सबके लिए खूब सारे गिफ्ट्स भी लाई थी। भाभी, ये आप दोनों के बच्चों के गिफ्ट्स है। मम्मी, ये आपके लिए है कपड़े। गौरी, मुझे पता नहीं था तुम आने वाली हो, तो मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ नहीं लाई हूँ। कोई बात नहीं दीदी, आपसे मिलना हो गया वही बड़ी बात है। गौरी, तुम सबके लिए चाय बना लो, जीजा जी चाय लेंगे। दीदी, उनके लिए कॉफी या ठंडा बनवाया क्या? वो कॉफी लेंगे। गौरी, तुम मेरे लिए चाय बना दो और तुम्हारी जीजा जी को कॉफी बनाकर दे दो, और बच्चों के लिए कुछ ठंडा बना दो। वो इतनी गर्मी में चाय कॉफी नहीं पियेंगे। मैं तब तक बुआ के लिए कुंदन से जलेबी समोसे लेकर आता हूँ। बुआ को वहां के समोसे बहुत पसंद है ना। इस तरह मनुहार कर करके मनीषा और उसके परिवार को नाश्ता करवाया जाता है और गौरी खुशी खुशी सबके लिए चाय, कॉफी और ठंडा बनाती है। कमला को गौरी के साथ किया जा रहा व्यवहार अखरता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। उसी दिन दोपहर को, दीदी अब आप आ गई है ना, तो आप ही बड़ी बनकर सब संभाल लो। आपसे फोन पर पूछ पूछ कर मेरे और कविता से जितना बन पड़ा हमने किया। आज हमें बहू के लिए गहने खरीदने जाना है। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। अब सब भारी चीजें आपकी देखरेख में खरीद लेंगे। ठीक है, कब जाना है बता देना। हम आज शाम को ही चाहते ना, मुहूर्त भी अच्छा है। गहने भी खरीद लेंगे और लेन देन का कुछ जरूरी सामान भी ले लेंगे। बाजार जाना भी बार बार नहीं हो पाता ना। शाम को सबके साथ जाने के लिए गौरी भी तैयार हो जाती है और गौरव सबको गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। तभी मनीषा पूछ लेती है, अरे लेकिन सब चले जाएंगे तो घर में मम्मी के पास कौन रहेगा? शादी का घर है भाई, कोई ना कोई आता जाता रहता है। खाने की व्यवस्था भी तो देखनी पड़ेगी ना। गौरी है ना घर पर, वो सब संभाल लेगी। गौरी, फ्रिज में सब्जियां, दही और पनीर रखा है, तुम अपने हिसाब से अच्छा सा खाना बना लेना, और बाई रोटियां सेक देंगी। अच्छा मम्मी जी, हम आते हैं। खाने की जिम्मेदारी गौरी पर डालकर सब शॉपिंग करने चले जाते हैं। कमला को ये बुरा लगता है तो वो गौरी से कहती है, मैं देख रही हूँ सब तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। मैं तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तू कुछ क्यों नहीं बोलती? ननद होकर भी नौकरों की तरह छोटे मोटे काम कर रही है। कोई बात नहीं मम्मी, ये मुझे अपना समझ कर ही तो काम के लिए कह रही है ना। और फिर इतने सालों के बाद रिश्ते सुधर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों पर तकरार करके क्या फायदा। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी अपना घर समझ कर ही काम कर रही हूँ। कमला का मन थोड़ा हल्का हो जाता है। गौरी खाना बनाने में जुट जाती है और सबके लिए पूरा खाना बनाकर रख देती है। सबको बाजार से आने में काफी समय लग जाता है।
गौरी, सबको पानी पिला दो और जरा ये पंखा तेज कर दो भाई, बड़ी गर्मी हो रही है। पानी फ्रिज का ही लाना। गौरी, तुम सबके लिए ठंडा शरबत बना लो, पानी ये बच्चे दे देंगे। सनी, बिकी जाओ, फ्रिज में बोतलें रखी है वो लेकर आओ और मम्मी से ग्लास भी लेकर आना। दोनों बच्चे बिना सवाल किए मामा के आदेश का पालन करते हैं। रोहित कहाँ पीछे रहने वाला था, पानी पीकर तुरंत कहता है, अच्छा सुनो सनी और विकी, आज से सब मेहमानों को पानी पिलाने का जिम्मा तुम दोनों का। पानी पिलाकर ग्लास वापस किचन में लेकर जाना, उन्हें धोकर रखना और फिर से फ्रिज में बोतलें भरकर रखने का काम भी तुम दोनों का, ठीक है? 8 साल के दोनों बच्चे इसे बड़ी जिम्मेदारी का काम समझकर खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तुरंत सभी ग्लास और खाली बोतलें ले जाकर किचन में रखते हैं। अरे वाह, मेरे बच्चे तो बहुत होशियार और समझदार है। आप ऐसा करो, बस बोतलें भर कर रख दो, ग्लास मैं धो दूंगी। हाँ, शरबत पीकर सामान लेकर सब कमला के कमरे में आते हैं और उसे गहने और बाकी सामान दिखाते हैं। उस समय कोई गौरी को नहीं बुलाता। अगले दिन, आज यहाँ पूजा मरने वाली है। सनी, जरा वो सबके चप्पल जूते बाहर रख दो, और विक्की तुम फर्नीचर साफ कर लो, मैं कपड़ा देती हूँ तुम्हें। हॉल में बाकी बच्चे भी बैठे होते हैं, लेकिन माधुरी केवल गौरी के बच्चों को ही काम के लिए कहती है। दोनों नादान बच्चे इसे भी जिम्मेदारी का काम समझकर खुश होकर करते हैं। गौरी को ये पता नहीं होता, उसके वहां आने से पहले ही दोनों अपना काम कर लेते हैं। गौरव, इन दोनों का बाप तो बहुत फटीचर था। मतलब अभी भी फटीचर ही होगा, लेकिन इनके कपड़े और जूते तो बड़े कीमती हैं। ऐसा कैसे भाई? गौरी भी अच्छी साड़ी में दिख रही है। अरे ये सब तो हम भी अपने घर के नौकरों को देते हैं ना, जब पुराना हो जाता है। ये गौरी भी किसी के घर पर काम करती होगी, झाड़ू पोछा बर्तन का वही किसी ने दे दिए होंगे। सही कह रहे तू। अरे और नीरव छोटे थे ना, तब मैं भी अपनी मेड को भर भर कर बच्चों के पुराने कपड़े और जूते देती थी। उस फटीचर की तो इतनी भी औकात नहीं होगी कि बच्चों को सादे कपड़े भी दिला सके। किचन का काम फिर से गौरी पर डालकर सब पूजा में शामिल हो जाते हैं। किचन में खाना बना रही गौरी सोचती है, मुझे यहाँ आए 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने भी मुझे राजीव के आने के बारे में नहीं पूछा। अच्छा ही होगा कि वो शादी में ना आए। गौतम जीजाजी की तो कितनी खातिरदारी हो रही है। राजीव के साथ पता नहीं ये लोग कैसा व्यवहार करेंगे। पूजा के समय गौरव रोहित के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, पूजा में मनीषा जो लिफाफा देगी उसे अलग रख लेना, बहुत पैसे होंगे उसमें। और गौरी का लिफाफा बाकी सबके साथ रख देना, बस 100-200 रुपए होंगे उसमें। दोपहर को साड़ियों की पैकिंग करने के लिए माधुरी, मनीषा और कविता कमरे में चली जाती है, जबकि गौरी गर्मी में किचन समेटने में लग जाती है। अमीर बुआ मनीषा एसी की ठंडक के मजे लेकर गप्पे लड़ाते हुए साड़ियों की पैकिंग करने में मदद करती है। शाम को, सब बच्चे आज बुआ की तरफ से पिज्जा पार्टी कर लो और दिल खोल कर खाना, ठीक है? तुम्हारी बुआ बहुत पैसे वाली है। भाभी, अपने लिए भी कुछ मंगवा लो क्या? अरे नहीं भाई, गौरी सबका खाना बना रही है, बाहर का खाना वैसे भी आजकल हम लोगों से हजम नहीं होता। सभी बच्चे सनी और विकी को लिए बिना ही पिज्जा खाने चले जाते हैं। इस बात पर गौर किए बिना मनीषा सबको शादी में गिफ्ट देने का सामान दिखाती है। अच्छा ये चैन देखो कैसी है, मैं इसे आयुष की बहू को मुंह दिखाए पर देने वाली है। ये नेकलेस शादी में और ये अंगूठी पहली की रस्म है। आयुष को तो मैं कैश दे दूंगी, उसे हनीमून पर भी जाना होगा ना। कैसे सब? सोने का चमचमाता सामान देखकर माधुरी और कविता की आंखें चुंधिया जाती है। कविता तो लगे हाथ बहती गंगा में डुबकी लगा ही लेती है। ये सब तो बहुत अच्छा है दीदी, अभी तो सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, फिर भी आप इतना कुछ लेकर आ गई। अब मेरे कुणाल और उसकी बहू को भी तो आपको इतना ही देना पड़ेगा ना, खामखा आपने इतना खर्च किया दीदी। गौरव सही कहते हैं, मनीषा की चापलूसी में ही भलाई है। दीदी तो वाकई बहुत कुछ दे रही है। खैर, घर की पहली शादी भी तो है, और फिर उन्हें पैसों की क्या कमी है। अब शादी को केवल 4 दिन बाकी रहते हैं और शादी की खास रस्में शुरू हो जाती है। हल्दी और मेहंदी की रस्में। मनीषा दीदी, सबसे पहले आप हल्दी लगाइए दूल्हे को, बुआ का हक होता है ये। हाँ हाँ, दोनों बुआ मिलकर खूब हल्दी लगाओ बनने को। दुल्हन से ज्यादा गोरा दिखना चाहिए हमारा बनना। चलो दोनों बुआ आ जाओ मैदान में। मनीषा के साथ गौरी भी अयाज को हल्दी लगाने आगे आती है। तभी पीछे से माधुरी उसे आवाज देकर बुला लेती है, गौरी जरा इधर आना। माधुरी के बुलाने पर गौरी तुरंत पलटकर उसके पास जाती है। आपने बुलाया भाभी?
हाँ, तुम नीचे किचन में जाकर नाश्ते का इंतजाम देखो, और जब मैं कहूँ तब कुसुम के साथ प्लेट सजाकर ऊपर भेज देना। गौरी किचन में चली जाती है और मेड कुसुम के साथ मिलकर प्लेट्स में नाश्ता सजाती है, जबकि ऊपर महिलाओं का संगीत और डांस का प्रोग्राम चलता है। सब खत्म होने के बाद माधुरी उसे आवाज देती है और नाश्ते की प्लेट्स ऊपर मंगवाती है। मनीषा दीदी, ये प्लेट्स मैं और कविता सबको देते हैं, आप सबको अच्छे से खाने का मनुहार करती जाना, आप बड़ी है ना। इस तरह यहाँ भी गौरी को नीचा दिखा दिया जाता है। शादी वाले दिन तक गौरी और उसके बच्चों से बुरा व्यवहार जारी ही रहता है। शादी के दिन सुबह, सनी और विकी, इधर आओ दोनों। ये कीचड़ के पैरों से तुम दोनों ही अंदर आए हो ना? नहीं मामा जी, हम तो बाहर निकले ही नहीं। अभी आरव और नीरव भैया अंदर आए थे, उनके पैरों से हुआ है, ये मैंने देखा था। किसी के भी पैरों से हुआ हो, तुम दोनों अभी कपड़ा लेकर आओ और ये सब साफ करो। गंदगी में रहने वाले के बच्चे हो ना, हमेशा गंदगी में ही रहोगे। इस बात से अनजान गौरी किचन में लगी होती है। दोनों बच्चे रोते हुए चुपचाप जमीन साफ करने लगते हैं। गौरी को पता चलते ही वो दौड़कर बाहर आती है और गुस्से से लाल होकर कहती है, भैया, अब तक मैं चुप थी कि हमसे अपना घर समझकर काम करवाया जा रहा है, लेकिन ये तो आपने हद ही पार कर दी। मुझे और मेरे पति को क्या कुछ नहीं कहा आपने, लेकिन मेरे बच्चों से ऐसा व्यवहार मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको पता भी है किसके बच्चे हैं ये? बोलते बोलते गौरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी घर के बाहर एक चमचमाती फॉर्च्यूनर गाड़ी आकर रुकती है और दोनों बच्चे और गौरी खुशी से झूम उठते हैं। गाड़ी में से सूट बूट पहनकर राजीव उतरता है। उसके ठाट बाट देखकर गौरव और रोहित की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये है मेरे पति राजीव, इंदौर के सबसे बड़े बिजनेसमैन, जिन्होंने ये मकाम अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया है। हाँ, आप लोग रिश्तों को पैसे से ही तौलते ना, तो कान खोलकर सुन लीजिए कि आपकी सोच और औकात से कई गुना ज्यादा पैसा कमाता है राजीव। और जिस फर्म में आयांश काम करता है ना, वो राजीव की ही फ्रेंचाइजी फर्म है। चुटकियों में यूं निकाल कर बाहर कर सकते हैं ये उसे। गौरी की बात सुनकर और राजीव की शानदार पर्सनालिटी को देखकर सब शर्मिंदा हो जाते हैं। हमें माफ कर दो गौरी, हम मैं तो यहाँ आप लोगों के प्यार के लालच में आई थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ आपकी यहाँ रिश्तों की नहीं बल्कि पैसों की अहमियत ज्यादा है। अरे थूकती हूँ ऐसे रिश्तों पर। एक बार आपने मुझसे रिश्ता तोड़ा था, आज मैं आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ। सबके बहुत रोकने पर भी गौरी नहीं रुकती और सबको पछतावे की आग में जलता हुआ छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। देख साक्षी, ससुराल कोई मायका नहीं होता कि जो मन में आया बोल दिया और जो मन में आया कर दिया। वहां हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। बुआ, आप शुरू होते ही ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि शादी के बाद लड़की की असली परीक्षा वहीं होती है। शुरुआत के दिन बहुत मायने रखते हैं। पहली छाप ही आखिरी छाप बन जाती है। मतलब ये कि पहले दिन से ही बहुत ज्यादा सीधी मत बन जाना, हर किसी की बात पर हाँ में हाँ मत मिलाना, और सबसे बड़ी बात, अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि सबको खुश रखूंगी। खुश रखना अच्छी बात है, पर खुद को मिटा कर नहीं। देख सास अगर कुछ समझाए तो सुन लेना, जवाब देने की जल्दी मत करना। ननद कुछ कहे तो दिल पर मत लेना, और जेठानी से दूरी भी रखनी और अपनापन भी। दोनों का संतुलन समझना। ये संतुलन कैसे होगा? बस हर बात में कूद मत पड़ना, जब पूछे तभी राय देना और घर का काम सीख ले, पर ये मत दिखाना कि तू सब कुछ अकेले ही संभाल लेगी। मैं तो सोच रही थी कि पहले दिन से सब काम खुद कर लूं ताकि सब खुश हो जाए। यही गलती मत करना। एक बार सबको आदत पड़ गई ना तो फिर वही रोज की उम्मीद बन जाएगी। अच्छा, और हाँ, पति के सामने घर की बातें मत रोना। पहले खुद समझने की कोशिश करना। हर छोटी बात लेकर पति के पास जाओगी तो बात बढ़ेगी। बुआ, इतना मुश्किल होता है क्या? मुश्किल नहीं, पर समझदारी चाहिए। ससुराल में बोलने से ज्यादा देखने और समझने की जरूरत होती है। तभी मानसी अंदर आती है। अरे वाह, यहाँ तो क्लास चल रही है। तू आ गई। बुआ मुझे ससुराल की ट्रेनिंग दे रही है। सही कह रही है, लेकिन एक बात मैं भी बता दूं। हाँ, तू भी बता दे अपना अनुभव। देख साक्षी, तो ससुराल में ना ज्यादा आगे आगे मत बढ़ना। मतलब ये कि जो जितना बोले उतना ही काम करना, उससे ज्यादा मत करना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तू खुद से हर काम करने लगेगी ना तो सबको लगेगा कि बहू तो खुद ही कर लेती है, फिर धीरे धीरे सारा काम तेरे ऊपर आ जाएगा। सच में मेरे साथ यही हुआ। शुरू में मैंने सोचा कि मैं सबका दिल जीत लूं। सुबह सबसे पहले उठती थी, चाय बनाती थी, खाना बनाती थी, सफाई करती थी। किसी ने कहा भी नहीं, फिर भी करती रही।
फिर क्या, सबको आदत पड़ गई। अब अगर एक भी दिन देर हो जाए तो सीधे सवाल शुरू, आज इतनी देर क्यों, चाय अभी तक क्यों नहीं बनी, जैसे सब मेरी ही जिम्मेदारी हो। अच्छा, हाँ हाँ तू सही कह रही है, इसीलिए बोल रही हूँ जितना बोले उतना ही करना, खुद से आगे बढ़कर काम मत पकड़ लेना। बात में दम है, बहू अगर खुद ही सब उठा ले तो लोग रख देते हैं उसके कंधे पर। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बस संतुलन, मदद कर पर खुद को मशीन मत बना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। और याद रख, ससुराल में रहना है तो खुद को संभाल कर रखना, और अगर कभी लगे कि ज्यादा निचोड़ा जा रहा है तो पहले ही समझ जाना। मतलब मैं ससुराल में जाऊंगी पर खुद को यूं निचोड़ने नहीं दूंगी, बस यही समझ ले। साक्षी हल्की मुस्कान के साथ दोनों को देखती है, जैसे मन ही मन कोई फैसला कर लिया हो। दीदी सच में जा रही हो? अभी तो लग रहा था कि शादी की तैयारी चल रही है। हाँ पगली, अब जाना तो पड़ेगा। देख साक्षी, रोना मत ज्यादा, जितना मुस्कुरा कर जाएगी उतना अच्छा लगेगा। बुआ आप भी ना, ऐसे कैसे नहीं रोएगी? अरे तू मत शुरू हो वरना मैं भी रो दूंगी। बेटा, वहां सबका सम्मान करना, घर को अपना ही घर समझना। जी माँ। और कोई दिक्कत हो तो छुपाना मत, हम हैं यहाँ। पापा मैं संभाल लूंगी। दीदी वहां जाकर हमें भूल मत जाना, रोज फोन करना। अरे पागल, ऐसा होता है क्या? सुन साक्षी, जो बातें हमने समझाई थी याद है ना? हाँ बुआ, सब याद है। देखो गाड़ी तैयार है। चले, सब इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट। वो घर के दरवाजे को देखती है। माँ ध्यान रखना अपना। तू अपना ध्यान रखना। चल बेटा, शुभ समय निकल रहा है। दीदी रो मत अब। जा साक्षी, अब वही तेरा घर है। साक्षी धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ती है। सब ठीक रहेगा। हाँ। गाड़ी का दरवाजा बंद होता है। भगवान तुझे खुश रखे। शिवी हाथ हिलाती रहती है जब तक गाड़ी दूर नहीं हो जाती। साक्षी खिड़की से अपने घर को आखिरी बार देखती है और चुपचाप बैठ जाती है। घर के आंगन में साक्षी की गृह प्रवेश की रस्में पूरी हो चुकी हैं। सब अंदर बैठे हैं। भाभी 1 गिलास पानी देना। हाँ अभी लाई। साक्षी वहीं खड़ी रहती है। उसके दिमाग में मानसी की बात घूमती है, जो जितना बोले उतना ही करना, खुद से सब मत पकड़ लेना। आस्था किचन की तरफ बढ़ती है। साक्षी भी पीछे पीछे चली जाती है। भाभी 1 मिनट। हाँ क्या हुआ? आप पानी क्यों दे रही हैं? तो क्या हुआ, उसने मांगा है दे देती हूँ। पर वो खुद नहीं ले सकती क्या? अरे वो अभी फोन पर कुछ काम कर रही है इसलिए मैं दे रही हूँ। भाभी फोन पर काम कर रही है या बस बैठी है? बैठी ही है, लेकिन घर में ऐसे ही चलता है। कैसे? छोटी है, कॉलेज जाती है, हम लोग बड़े हैं तो दे देते हैं, इसमें क्या है? अभी तो पानी है, कल को चाय, फिर नाश्ता, फिर और काम। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी मैं नई हूँ इसलिए शायद ज्यादा बोल रही हूँ, पर एक बात पूछूं? पूछो। अगर आप अभी नहीं जाती तो क्या होता? कुछ नहीं, वो खुद ले लेती। तो फिर आप हर बार क्यों जाती हो? आस्था थोड़ी चुप हो जाती है। आदत है, शादी के बाद से ऐसा ही चल रहा है। शुरुआत में आपने खुद से किया होगा ना? हाँ, सोचा था कि सब खुश रहेंगे। और अब तो बस चलता आ रहा है। भाभी मैं आपको सिखाने नहीं आई, लेकिन एक बात समझ आइए, अगर हम खुद से हर बार आगे बढ़कर करेंगे तो सामने वाले को आदत पड़ जाएगी। तू कहना क्या चाहती है? बस इतना कि आज अगर नैन्सी खुद उठकर पानी ले लेगी तो उसे भी लगेगा कि ये उसका भी घर है, वो भी काम कर सकती है। लेकिन माँ क्या सोचेंगी? माँ तो वही सोचेंगी जो हम दिखाएंगे। अगर हम हर बार दौड़ेंगे तो सबको लगेगा यही सही है। आस्था हल्का सा मुस्कुराती है। तू तो आते ही बड़ी समझदार बन गई। नहीं भाभी, बस सुन सुन कर आई हूँ। बाहर से नैन्सी की आवाज आती है। भाभी पानी आया क्या? आस्था रुक जाती है। आप मत जाइए। तो कौन जाएगा? कोई नहीं, वो खुद आ जाएगी। नैन्सी फिर आवाज लगाती है। भाभी। आस्था इस बार जवाब देती है। किचन में है, आकर ले लो। थोड़ी देर बाद नैन्सी खुद किचन में आती है। ओह, यहाँ रखा था। हाँ यही है। नैन्सी खुद गिलास में पानी भरती है और बाहर चली जाती है। आस्था साक्षी की तरफ देखती है। सच में वो खुद लेने आई। देखा, शायद तू ठीक कह रही है, बस धीरे धीरे समझाना है। ठीक है, आज से थोड़ा ध्यान रखूंगी। दोनों हल्का सा मुस्कुरा देती हैं और साथ में चाय बनाने लगती हैं। दोपहर का समय है, सब अपने अपने काम में लगे हैं। राज सुनो जरा। हाँ भाभी बोलो। बाजार जा रहे हो ना? आते वक्त आधा किलो टमाटर, धनिया और ब्रेड ले आना। अभी?
हाँ अभी ले आओ, शाम तक खत्म हो जाएगा सब। ठीक है, ले आऊंगा। राज चप्पल पहनने लगता है, तभी साक्षी वहां खड़ी सुन रही होती है। राज, आप कहीं जा रहे हो? हाँ, बस बाजार तक। कोई खास काम? नहीं, भाभी ने कुछ सामान मंगवाया है। आप खुद से जा रहे थे या भेजा गया है? अरे, भाभी ने बोला तो जा रहा हूँ। हर बार आप ही जाते हो क्या? ज्यादातर तो मैं ही चला जाता हूँ। क्यों, घर में और लोग नहीं है? है तो, पर मैं फ्री रहता हूँ तो चला जाता हूँ। फ्री रहते हो या फ्री समझ लिया गया है? राज रुक जाता है। मतलब ये कि आपकी भी तो अपनी लाइफ है, दोस्त होंगे, काम होगा, प्लान होगा। हर बार अगर आप ही दौड़ते रहोगे तो सबको आदत हो जाएगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा हूं ना घर में, तो बोल देते हैं। छोटा होना और हर काम के लिए तैयार रहना अलग बात है। पर इसमें दिक्कत क्या है? आज टमाटर धनिया है, कल कुछ और होगा। फिर धीरे धीरे हर छोटी बड़ी चीज के लिए आपको ही बुलाया जाएगा। पहले से तो ऐसा ही है। तो आपने कभी सोचा क्यों नहीं? सोचना क्या है, घर का काम है। घर का काम सबका होता है, सिर्फ आपका नहीं। तभी कोमल फिर आवाज लगाती है, राज जल्दी आना। हाँ भाभी। एक बात पूछूं? पूछो। अगर आप मना कर दो तो क्या होगा? मना? हाँ बोल दो कि अभी आपका काम है, बाद में ले आओगे। पता नहीं, शायद भाभी खुद चली जाए। तो फिर? पर उन्हें आदत नहीं है जाने की। आदत डालनी पड़ेगी ना। तू तो आते ही घर का सिस्टम बदलने लगी। सिस्टम नहीं, बस बराबरी। आप नौकरी करते हो, थकते भी हो, हर बार आपको ही क्यों भेजा जाए? राज थोड़ा सोच में पड़ जाता है। सच कहूँ तो कई बार मन नहीं होता, पर बोल नहीं पाता। बोलना पड़ेगा, नहीं तो लोग समझेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बुरा मान गए तो? एक बार समझाएंगे, फिर सबको आदत हो जाएगी। राज कुछ पल चुप रहता है। राज, गए नहीं अभी तक? भाभी, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। अभी मेरा एक काम है। अगर जल्दी चाहिए तो आप ले आओ, या शाम तक रुक जाओ। कुछ पल की खामोशी छा जाती है। अच्छा ठीक है, शाम तक ले आना। राज साक्षी की तरफ देखता है। पहली बार ऐसा बोला है मैंने। देखा, दुनिया नहीं बदल गई। शायद सच में मैं ही खुद को हर काम के लिए तैयार रखता था। बस यही समझना था। राज चप्पल उतार देता है और अंदर चला जाता है। दोपहर का समय है। ड्राइंग रूम में सुधा सोफे पर बैठी है। नैन्सी लैपटॉप पर काम कर रही है। भाभी? हाँ, एक कप चाय बना दोगी? सर दुखने लगा है काम करते करते। किचन में सब रखा है, बना लो। अरे भाभी प्लीज ना, भी फाइल पूरी करनी है, आप बना दो। मैं भी काम में हूं, तुम खुद बना लो। क्या हुआ, बस एक कप चाय ही तो है। हाँ एक कप ही है, इसलिए खुद भी बना सकती हो। पहले तो कभी मना नहीं किया। पहले किया, अब नहीं कर रही। सुधा ये सब सुन रही है। आस्था, ये क्या तरीका है? क्या हुआ माँ जी? नैन्सी ने चाय ही तो मांगी है, दे दो, हमेशा तो देती हो। हाँ माँ जी, हमेशा देती हो। तो आज क्या हो गया? आज कुछ नहीं हुआ, बस सोचा कि नैन्सी खुद भी बना सकती है। मम्मी मैंने क्या गलत कहा? कुछ गलत नहीं कहा। आस्था, तू बना दे चाय। माँ जी वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं है। इसका मतलब ये कि अपने लिए एक कप चाय बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो क्या मैं घर में कुछ नहीं करती हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर ये अचानक बदलाव क्यों? बदलाव नहीं है, बस अब हर छोटी चीज के लिए मुझे मत बुलाओ। आस्था, ये घर है, एक दूसरे के लिए करते हैं सब। बिल्कुल करते हैं, लेकिन हर बार एक ही क्यों करे? तू बड़ी है, समझदारी दिखा। समझदारी यही है माँ जी कि सब अपने छोटे छोटे काम खुद करें। बस एक कप चाय ही तो थी। हाँ, और किचन बस 10 कदम दूर है। तू आजकल बहुत जवाब देने लगी है। जवाब नहीं दे रही माँ जी, बस अपनी बात रख रही हूँ। रहने दो मम्मी, मैं खुद बना लूंगी। हाँ बना लो, शक्कर कम रखनी है तो खुद देख लेना। नैन्सी उठकर किचन की तरफ चली जाती है। आस्था, ये तेरे स्वभाव में अचानक इतना फर्क कैसे? कोई फर्क नहीं है माँ जी, बस अब मुझे भी लगने लगा है कि हर बात में आगे बढ़ना जरूरी नहीं। ये तुझे किसने समझाया? समझ तो खुद भी आ सकती है। सुधा कुछ पल चुप रहती है। नैन्सी किचन से आवाज लगाती है, गैस कहाँ से जलती है? सामने लाइटर रखा है। देख लिया माँ जी, सीख जाएगी। इतना कहकर आस्था वहां से उठ जाती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सुधा उसे जाते हुए देखती रह जाती है। शाम का समय है। राज मोबाइल देख रहा है। संजय पास में बैठा है। राज सुनो जरा। हाँ भाभी।
बाजार जा रहे हो तो मेरा फेस वॉश ले आना, खत्म हो गया है। मैं बाजार नहीं जा रहा। तो चले जाना, ज्यादा दूर थोड़ी है। नहीं भाभी, आप खुद ले आइए। क्या? हाँ, खुद ले आइए। हर बार तो ले आता है, आज क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस अब नहीं लाऊंगा। अरे राज, क्या हो गया? ले आना था तो। भैया, ये सब सामान आप लोग खुद भी ला सकते हो। हम लोग? हाँ भाभी, फेस वॉश आपका है, जरूरत भी आपकी है। तो क्या मैं बाहर बाहर घूमती रहूं? घूमना नहीं है, बस दुकान तक जाना है। यार राज, इतना सा काम था। भैया, इतना सा काम अगर है तो कोई भी कर सकता है, हर बार मैं ही क्यों जाऊं? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे हम तुझे नौकर बनाकर रखते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर ये तरीका क्यों? क्योंकि पहले मुझे समझ नहीं आता था, जो बोल दिया मैं चला जाता था। अब क्या समझ आ गया? अब समझ आ गया कि हर किसी के छोटे छोटे काम वो खुद भी कर सकते हैं। किसने समझाया तुझे? किसी ने समझाया तो नहीं। सीधा बोल, बात क्या है? पहले मुझे लगता था कि घर में मैं छोटा हूं तो सबका काम करना मेरी जिम्मेदारी है। तो गलत क्या था उसमें? जिम्मेदारी और आदत में फर्क होता है। मतलब ये कि अगर मैं हर बार दौड़ता रहूंगा तो सबको लगेगा यही मेरा काम है। ये बातें तेरे दिमाग में अचानक कैसे आई? पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब साक्षी भाभी ने समझाया तो लगा बात सही है। साक्षी ने? हाँ, उन्होंने कहा कि घर का काम सबका होता है, सिर्फ एक का नहीं। अच्छा, तो अब साक्षी सिखाएगी हमें? सिखाने की बात नहीं है, बस बात समझ में आई। संजय चुप हो जाता है। मतलब अब तो कोई भी सामान नहीं लाएगा? लाऊंगा, जब मेरा काम होगा या मैं खुद जा रहा हूँगा तब, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि हर बार मुझे ही भेज दिया जाए। ये तो हद है। हद नहीं है भाभी, बस थोड़ा बदलाव है। और ये बदलाव साक्षी के आने के बाद ही क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर किया। तो अब हमें भी सोचना पड़ेगा। शायद। कुछ पल के लिए कमरे में चुप्पी छा जाती है। ठीक है, रहने दे। मैं खुद ले आऊंगी। अच्छा है। संजय राज को देखता रहता है, जैसे उसके मन में कुछ और चल रहा हो। रात का समय है। संजय कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा है। साक्षी उसके पास आकर बैठती है। सुनिए, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। मेरी बहन शिवी परसों एग्जाम देने आ रही है। ट्रेन सुबह की है, आप उसे स्टेशन से ले आएंगे ना? परसों? हाँ। मुझे ऑफिस का काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्या? लोकेशन भेज दूंगा, कह देना खुद आ जाए। खुद आ जाए? हाँ, बड़ी हो गई है, आ जाएगी। वो पहली बार इस शहर में आ रही है, उसे रास्ते नहीं पता। कैब कर लेगी। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बात इतना भी की नहीं है, सच में काम है। आपको मेरी कोई चिंता नहीं है। ऐसा मत बोलो। तो फिर मेरी बहन अकेले आएगी, स्टेशन पर भटकेगी और आपको फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ता है। तो फिर जाने में क्या दिक्कत है? संजय कुछ पल चुप रहता है। साक्षी, एक बात पूछूं? क्या? अगर घर में कोई किसी से मदद मांगे और वो मना कर दे तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि घर में एक दूसरे के काम आते हैं। सच में? हाँ। फिर जब नैन्सी ने चाय मांगी थी तब? साक्षी चुप हो जाती है। जब कोमल ने रात से सामान मंगाया था तब? वो अलग बात थी। अलग कैसे? मैं बस। तुमने सबको समझाया कि अपने छोटे छोटे काम खुद करो, किसी पर निर्भर मत रहो। मैंने गलत क्या कहा? बात गलत नहीं थी, तरीका गलत था। मतलब? हमारे घर में लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें प्यार है, अपनापन है, कोई किसी का नौकर नहीं है। लेकिन तुमने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनसे काम करवाया जा रहा है। मैंने तो बस बराबरी की बात की थी। बराबरी समझदारी से आती है, भड़काने से नहीं। साक्षी धीरे से बैठ जाती है। आज तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी लगा ना कि कोई साथ दे। हाँ। अब समझ में आया कि लोगों को लोगों की जरूरत पड़ती है। मैंने शायद जल्दबाजी में सब बदलना चाहा। घर धीरे धीरे समझ से चलता है। मुझसे गलती हो गई। गलती सबसे होती है। मैं सब ठीक कर दूंगी। कैसे? सबसे बात करूंगी, समझाऊंगी कि मेरा मतलब अलग था। ठीक है। सॉरी। सॉरी से ज्यादा जरूरी है समझ। मैं सच में समझ गई हूँ। संजय हल्का सा मुस्कुराता है। ठीक है, सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारी बहन को स्टेशन लेने जा रहा हूँ। सच? हाँ, क्योंकि घर में मदद करना बोझ नहीं होता। धन्यवाद। और हाँ, कल से घर में जो भी होगा मिलकर होगा। हाँ, मिलकर। दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं, जैसे किसी नई शुरुआत का फैसला हो गया हो।